नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीए सेकंड ईयर वालों के लिए। दोस्तों हिंदी साहित्य को लेकर है, अति इंपॉर्टेंट्स वालों पर डिस्कशन करने वाले, आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों एग्जाम बड़े नजदीक है, फटाफट वन वीक सीरीज को आपके सामने पेश करवा लिया जाएगा। दोस्तों जल्द से जल्द जितना हो सकेगा मेरी कोशिश रहेगी आपके सामने केवल इंपॉर्टेंट्स वालों पर ही डिस्कशन किया जाए। दोस्तों यही मेरा टारगेट रहेगा और यही रहता है। दोस्तों चलिएगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों देखिए आज की क्लास में रहेगी प्रतिनिधि एकांकी संकलन। दोस्तों आपके यूनिट पे दे रखा होगा सिलेबस में प्रतिनिधि एकांकी संकलन। इसके संपादक है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा ये संपादित किया गया है और इसकी सप्रसंग जो सहित संदर्भ व्याख्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो डॉक्टर कुमार वर्मा के द्वारा रचित कुछ दीपलाइन की जो ये गद्यांश दे रखा है, इन गद्यांश पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये गद्यांश 2017 और 15 दो एग्जामों में लगातार पूछा गया है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। क्या है कि भाग्य तो सबके होता है, भाग्य तो सबके होता है, धाय माँ ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इसका भी भाग्य है। वो धाय माँ को कहती है धाय माँ मेरे जो नुपुर देख रही हो आप, वो मेरे पैरों में पड़े हैं, लेकिन ये भी इसका भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह इसका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह मेरा भाग्य है। जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं तो वह इनका भाग्य। दोस्तों पैरों के जो नुपुर होते हैं, पायल होते हैं, तो उसकी ही क्या कहिए एक बखान और उसके भाग्यों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। दोस्तों ये किसके द्वारा प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश दे रखा है। ये गद्यांश राजकुमार वर्मा के द्वारा लिखित ऐतिहासिक एकांकी दीपदान से अवतरित। कहाँ से? एकांकी दीपदान से अवतरित। दोस्तों आपकी यूनिट में दे रखा होगा एकांकी दीपदान से अवतरित है, जिसके रचित है डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा रचित है। इस एकांकी में लेखक ने सोना के माध्यम से बनवीर के मनोभावों का विश्लेषण किया। जो एकांकी के माध्यम, दोस्तों यहाँ पर इस एकांकी में जो एकांकी दे रखी है, गद्यांश दे रखा है, इसमें लेखक ने, इस राजकुमार वर्मा ने सोना के माध्यम से, एक सोने की जो धातु होती सोने, उसके माध्यम से बनवीर के मनोभावों का विश्लेषण किया है। सोना पन्ना थाई को समझाने का प्रयास करती है। दोस्तों यहाँ पर एक सोना कोई क्या है, यहाँ पर एक कह सकते हैं हम प्रेरक के रूप में कोई यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है और इस सोना पन्ना थाई, जो सोना है वो पन्ना थाई को कहती है, समझाते हुए ये समझाने का प्रयास करती है कि सोना बनवीर के शासन को स्वीकार करती, सोना है वो बनवीर के शासन को स्वीकार करती है। सोना कोई लड़की होगी और उसके अनुसार आचरण भी करती है। दोस्तों सोना उसके अनुसार आचरण भी करती है और उस राज्य के शासन को स्वीकार करती है, उसका आचरण करती है, उसका जो निर्देशों का पालन करती है। लेकिन पन्ना पर उस रास रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सोना से उसके पालन पोषण के बारे में कहती है। तब सोना कहती है कि मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, मेरा सारा जीवन राज्य की सेवा में व्यतीत हो रहा है, ये मेरे भाग्य की बात है। इस क्रम में वह कहती है। दोस्तों जो यहाँ पर सोना है वो पन्ना थाई को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं इस शासन को स्वीकार करती हूँ और इसके अनुसरण का जो आचरण भी करती हूँ, लेकिन पन्ना थाई उससे भी कोई प्रभावित नहीं होती है। लेकिन सोना उसके लालन पालन के बारे में कहती है। तब सोना कहती है कि मेरा जो भाग्य है, जैसी मैं हूँ वैसी अच्छी हूँ, मेरा जीवन राज्य की सेवा में व्यतीत हो रहा है, मेरा भाग्य मेरे क्रम की बात है। इस क्रम में वह कहती है, पन्ना धाई को समझाती हुई क्या कहती है कि धाई माँ, इसकी व्याख्या की धाय माँ, भाग्य की जहां तक बात है, भाग्य तो सबके होता है। दोस्तों जो भाग्य यानी कि नूपुर की बात होती है कि नूपुर मेरे पैरों में लगे हैं तो ये मेरे नूपुर का सौभाग्य है। तो यही उसकी व्याख्या है कि धाय माँ, भाग्य की जहां तक बात है, धाय माँ जहां तक भाग्य की बात है, भाग्य तो सबके ही होते हैं, भाग्य सबके लिए होता है। भाग्य की बदौलत ही यहाँ लोग जीते। भाग्य के अनुसार, भाग्य को पाने के लिए, अच्छे क्रम के साथ में अच्छे भाग्य को पाने के लिए लोग जीवन को जीते हैं। धायमा यदि तुम ध्यान दो तो नूपुर जो मेरे पैरों में शोभा बढ़ा रहे। दोस्तों धायमा को कह रही है ये सोना कि धायमा मेरे पैरों में ध्यान दो कि जो मेरे ये पैरों में जो नूपुर है, नूपुर यानी पायल है, मेरे पैरों में नूपुर है, तो वो
मेरे पैरों की शोभा बढ़ा रही है, तो इसका ये अपना भाग्य है, जो नुपुर का अपना भाग्य है, जो कि मेरे पैरों का ये शोभा बढ़ा रही है। यह मेरे पैरों के साथ में जुड़कर, मेरे पैरों की गति के साथ में मिलकर, अपने शब्दों के माध्यम से मेरी चाल की गति की गीत गाती है। दोस्तों, जो मेरे पैरों में पायल है वो मेरे पैरों की शोभा बढ़ाते हैं, और शोभा बढ़ाने के साथ में यदि मेरे पैरों के साथ में ये जुड़े हुए पायल है, वो पायल या फिर नूपुर हम कह सकते हैं, तो वो मेरे पैरों के साथ में एक अपने शब्दों के माध्यम से मेरी चाल के जो गीत गाते हैं, मैं जिस प्रकार चलती हूँ तो उसी प्रकार के गीत गाते हैं, और मेरे पैरों की चाल को बताते हैं। वह बताना इसका अपना भाग्य है। दोस्तों, वो बताते हैं, वो बजते हैं मेरी चाल के अनुसार, तो वो इसका भाग्य है, क्योंकि ये मेरे आने का संदेश मुझसे पहले ही श्रोता के पास पहुंचा देते हैं। ये जो नुपुर है, वो नुपुर मेरे चलने पर एक आवाज देते हैं, गीत गाते हैं, तो ये इसका भाग्य है। और मैं चलती हूँ तो वो किसी श्रोता को, आगे वाले कोई बैठा है तो उसके पास मेरे आने से पहले ही मेरा संदेश आने का पहुंचा देती है, तो ये भी इसका भाग्य है। यह संदेश प्रेषण करना ही तो इसका मरम रूपी भाग्य है। इसके साथ ही जब मैं पैर रुक जाते हैं, दोस्तों, जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो इसका भाग्य, जो इसका शब्द है वो रुक जाता है, यानी इस शब्द करना रुक जाता है। जब इसके जो पैर मेरे रुक जाते हैं तो पायल है नुपुर, वो बजनी बंद हो जाती, तो ये भी इसका क्या है, वो भी उसकी आवाज करनी बंद हो जाती, यानी अर्थात तो ये भी मौन हो जाते हैं। इसका मौन होना भी भाग्य का ही द्योतक है, इसलिए ये धायमा है। धायमा, भाग्य तो सबके होता है, भाग्य के बल पर ही हम तो आज राजकीय सेवा में संलग्न हो। दोस्तों, जो सोना है वो राजकीय सेवा में, किसी सरकारी सेवा में संलग्न यानी लगी हुई है, तो सोना कहती है ये मेरे भाग्य है कि मैं एक राजकीय सेवा में संलग्न हूँ, एक जुड़ी हुई राजकीय सेवा में हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसकी अगली सप्रसंग व्याख्या को हम विशेष के रूप में देखते हैं। दोस्तों, विशेष अगर गद्यांश में लिखा है तो एक हम कह सकते हैं, और विशेष लिखना जरूरी भी होता है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अगर विशेष साथ में लिखा हुआ है, यानी कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ, किस प्रकार इसमें विशेष पॉइंट क्या है, उसके बारे में लिखना है। चलिए, सोना के इस कथन से उसके जीवन दृष्टि का परिचय मिलता है। दोस्तों, सोना का जो एक उदाहरण देकर, एक नुपुर का उदाहरण देकर, एक भाग्य के बारे में, जो एक भाग्य का जो हर किसी के भाग्य से रिलेटिव होता है, तो उसके बारे में जो परिचय बताया, तो वो भी इस जीवन दृष्टि का परिचय मिलता है। भाग्य कर्म के बल पर मनुष्य इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, भाग्य के बल पर ही, भाग्य के अनुसार ही, भाग्य के बल पर ही मनुष्य संसार में अपना जीवन यापित करता है, इसलिए वह भाग्य कर्म को ही जीवन में महत्व देती है। दोस्तों, चलिए दूसरा पॉइंट है इसमें विशेष में, कि भाषा में पर्याप्तता, स्वाभाविकता। जो भाषा है, इस गद्यांश की भाषा है दोस्तों, तो वो कैसी है, स्वाभाविक और व्याख्यात्मक। दोस्तों, काव्यात्मक, संस्पर्श शैली, प्रवाहपूर्ण और ललित है। जो पात्रों के चरित्र विशेषताओं, जो पात्रों हैं, जो पात्र दे रखे उसके चरित्र और विशेषताओं का उद्घाटन करने में सक्षम है। दोस्तों, एक पात्र जो किसी होता है, किसी क्षेत्र में किसी पात्र होता है, उसका एक जो उद्घाटन करने के लिए वो क्या है, हम गद्यांश पढ़ रहे थे, उसकी भाषा एक स्वभाव के तौर पर थी, यानी स्वाभाविक भाषा थी, और काव्यात्मक भाषा थी, काव्य के रूप में थी। ठीक है, शैली यानी लिखने की जो भाषा का जो स्वरूप था, तो शैली थी वो कैसी थी, प्रभावपूर्ण थी और ललित है, और पात्रों के चरित्र विशेषताओं का उद्घाटन करने में सक्षम है। दोस्तों, अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, गद्यांश बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट 2018 के एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में आता है। दोस्तों, चलिए इसको भी देख लेते हैं। आंधी में आग की लपटें तेज होती हैं, आंधी में आग की लपटें तेज होती है, सोना तुम भी उसी आंधी से लड़खड़ा कर गिरोगी। दोस्तों, आंधी में जो आंधी की लपटें होती है तो वो भी तेज होती है, तो सोना कहती है तुम भी उसी आंधी की लड़खड़ाहट कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे, ये तुम्हारे सारे नुपुर के जो सौभाग्य ये भी गिर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इन गीत की लहरों को निकल जाएगा, न जाने ऐसे कौन सा झोंका आएगा हवा का, जो तुम्हारे गीत के जो ये घमंड है, ये लहरों के गीत है जो, वो भी निकल जाएंगे। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। दोस्तों, चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, एक जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती है, यहाँ पर चित्तौड़ में आग की लपटें नाचती है। सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। दोस्तों, सोने जैसी रावल की लड़कियां हैं, वो यहाँ पर चित्तौड़ में नहीं नाचती, यहाँ पर तो केवल आग की लपटें नाचती है। दोस्तों, सोना
ने जो अपने नुपुर के जो सौभाग्य के बारे में बात की थी, तो उसके बदले में उसकी जो थाइमा है उसने एक विपरीत कथन किया कि तुम तो इस आधी में लड़खड़ा कर गिर जाओगी, तुम्हारे ये नुपुर गिर जाएंगे, न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इन गीत की लहरों को निगल जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ पर एक चित्तौड़ भूमि का उदाहरण दिया कि वो एक राग रंग की भूमि नहीं है, वो तो एक जौहर की भूमि है। यहाँ पर जो आग की लपटें नाचती है, न कि रावल की जैसी लड़कियां नाचती है। दोस्तों, यहाँ पर एक धायमा के द्वारा एक विपरीत कथन के रूप में कहा गया है, तो उसकी सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं किस प्रकार है। दोस्तों, चलिए इसके सप्रसंग व्याख्या की ओर बढ़ते। सप्रसंग और संदर्भ एवं सप्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से निर्धारित एकांकी दीपदान। कौन से एकांकी दीपदान से लिया गया है? इसके रचयिता डॉक्टर राजकुमार वर्मा। किसके द्वारा ये हमने गद्यांश पढ़ा? इसके रचयिता कौन है? राजकुमार वर्मा। दोस्तों, पहले भी पढ़ा, वो कौन थे? किसके द्वारा? राजकुमार वर्मा। क्योंकि नुपुर के बारे में, सोना के बारे में, धायमा के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, यानी कि राजकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया। ठीक है, सोना ने बार बार यह आग्रह किया, सोना ने धायमा के सामने बार बार आग्रह किया कि धायमा को उत्सव में भाग लेना चाहिए, धायमा को उत्सव में भाग लेना चाहिए और कुंवर उदय सिंह को भी वहां भेजना। दोस्तों, यहाँ पर धायमा को एक क्या, सोना ने धायमा को रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि धायमा को उत्सव में भाग लेना चाहिए। एक उत्सव था, उसमें धायमा को भाग लेना चाहिए और कुंवर उदय सिंह को भी वहां भेजना है। दोस्तों, एक फंक्शन है, तो वहां पर उस उत्सव में जाना चाहिए और वहां पर कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहिए, भेजना चाहिए। तो ऐसा वो कौन कह रही? सोना धायमा को समझा रही है कि आप उदय सिंह को लेकर उत्सव में चलिए। तो ऐसी बात हो रही है। तो यहाँ पर धायमा ने समझाया कि बनवीर की कूटनीति से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक था, बनवीर की कूटनीति से बचने के लिए आवश्यक था। इस पर सोना ने धायमा से कहा कि वह विद्रोह की बात कर रही है, तो वह विद्रोह की बात कर रही है। तब पन्ना सोना को समझाते हुए कहती है, तो जो पन्ना ने धायमा को उदय सिंह को साथ में उत्सव में लेने के लिए यानी न्योता दिए कि आप भी चलो, हम भी जा रहे। तो वहां पर एक धायमा ने सोना के बारे में जो एक उसको समझाते हुए, सोना को समझाते हुए क्या कहा है, उसको हम व्याख्या के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, कि किस प्रकार सोना को धायमा ने समझाया कि ये बात है, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। चलिए, पन्ना ने कहा कि जब आंधी चलती, दोस्तों पन्ना ने कहा, जब आंधी चलती है तो आग की लपटें हमेशा तेज होती है। भाव यह है कि कुचक्र की आंधी में विद्रोह की लपटें बढ़ना स्वाभाविक है। दोस्तों, अगर कोई कुचक्र चल रहा है तो उसमें आंधी की जो विद्रोह है वो भी, उसकी भी लपटें बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आंधी में सव्य के अस्तित्व को सुरक्षित रख पाना कठिन। दोस्तों, जो आंधी होती है और उस आंधी में सव्य के अस्तित्व होते हैं। एक आंधी चल रही है और उसमें सव्य का अस्तित्व सुरक्षित रखना, सव्य की कंडीशन को सुरक्षित रख पाना बहुत ही कठिन होता है। स्वार्थ और दुर्विचारों में न जाने कब और कैसे तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो। दोस्तों, स्वार्थ और दुर्विचार, एक खुद के स्वार्थ, खुद के बारे में हित स्वार्थ, और दुर्विचारों यानी दूसरे के बारे में बुरे विचारों, स्वार्थ और दुर्विचारों को विचारों में न जाने कब और कैसे तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सव्य तुम भी अनुमान नहीं लगाओ, सव्य तुम्हें भी इसका अनुमान नहीं हो पाएगा। तुम्हारा आनंद और उत्साह बड़ी सहजता से समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी कल्पनाएं तार तार हो जाएगी। न जाने हवा का कौन सा झोंका तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाएगा। दुखदाई हो जाना है जो कहना बहुत कठिन है, यानी कि कौन सा झोंका ऐसा है और आपके लिए क्या एक दुविधा का विषय बन जाए और आपके लिए दुखदाई हो जाए, या कोई इतनी कठिन समस्या आ जाए। भाव यह है कि बनवीर है उसके इरादों पर नाचना आज भले ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, बनवीर एक पन्नाधाय, जब पन्नाधाय को सोना रिक्वेस्ट करती है कि सोना आप उदय सिंह को लेकर एक फंक्शन में मेरे साथ में आइए, तब धायमा सोना को समझाते हुए कहती है कि देखो सोना, कि अगर आप इतनी खुश हो आज, क्या पता कल का कैसा कोई झोंका आ जाए तो तुम्हारी दुखदाई श्रेणियों में चला जाए। ये भी कहना कठिन है कि क्या पता कल क्या हो जाए, इसलिए मैं नहीं आ सकती। तो भाव इसका कुल मिलाकर यह है कि बनवीर के इरादों पर नाचना आज भले ही अच्छा, बनवीर के जो इरादे है उस पर, जैसे कि बनवीर ने एक फंक्शन रखा है तो उस पर नाचना आज भले ही एक अच्छा लग रहा है, लेकिन कालांतर में उसका पराभव निश्चित है। यानी कि पराभव यानी उसका
नाच निश्चित है। यह इस बात से स्पष्ट है कि चित्तौड़ वीरों के बलिदान की भूमि है, नाच गान के उत्साह की भूमि नहीं है। जो चित्तौड़ है वो एक क्या है, किसकी भूमि है? एक नाच गान की भूमि नहीं है, वो एक बलिदान की भूमि है। यहाँ वीरता का नृत्य होता है, बलिदान का नृत्य होता है, युद्ध का नृत्य होता है। लड़कियों और सोना जैसी रावल की लड़कियों का नाच नहीं होता है, इस भूमि पर नहीं होता है। भाव यह है कि सोना जिस आनंद में डूबकर सभी को भूल चुकी है, एक दिन वह आंधी उसके समूचे अस्तित्व को एक झटके में समाप्त कर देगी। तो इस माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से सोना को कहती है कि जो बनवीर ने फंक्शन रखा, उत्सव रखा है, उसमें मैं नहीं आ सकती और आपको भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बनवीर के इरादे हैं वो हमें भले ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बनवीर के जो इरादे हैं वो उत्सव रखने के भले ही हमें अच्छे लग रहे, हमें नाचना अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका पराभव यानी कि उसका जो पराभव, एक उसका नाश उद्भव होने के उसका नाश निश्चित है। तो इसलिए जो चित्तौड़ का उदाहरण देकर धाई माँ ने सोना को समझाया कि जिस प्रकार चित्तौड़ में एक युद्ध नृत्य होता है, एक बलिदान का नृत्य होता है, तो वहां पर बलिदान का नृत्य होता है, न कि सोना जैसी लड़कियों का नृत्य होता है। तो इसका भाव यही था कि सोना को समझाया जा रहा था कि वहां पर जाना कितना दुखदायी हो सकता है। इसका विशेष किस प्रकार होगा? प्रस्तुत गद्यांश में चित्तौड़ का बलिदान, वहां का वीरतापूर्ण व्यक्तित्व साकार हो उठा। दोस्तों, प्रस्तुत जो गद्यांश दे रखा है, ये इसमें चित्तौड़ का बलिदान, वहां का वीरतापूर्ण व्यक्तित्व, चित्तौड़ का व्यक्तित्वपूर्ण वीरतापूर्ण जो व्यक्तित्व है उसको साकार हो उठा। नाटककार ने चित्तौड़ को राग रंग की भूमि नहीं, जौहर की भूमि कहकर इस तथ्य को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया। दोस्तों, अगला है चित्तौड़ को क्या एक राग रंग की भूमि नहीं का क्या एक हम कह सकते हैं कि एक बलिदान की भूमि, एक जौहर की भूमि के रूप में चित्तौड़ को देखा। एक तो ये मुख्य पॉइंट हो गया विशेष के रूप में, और एक है पन्ना के उक्त कथन में उद्बोधन भी है और काव्यता भी है, भाषा की सहजता, प्रणमयता और प्रभाविता दर्शनीय है। दोस्तों, चलिए अगली क्लास में रखेंगे दोस्तों अगले सवाल, क्योंकि क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी और आपके लिए इतनी लेनी भी बड़ी मुश्किल रहती है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ में अपने दोस्तों का ग्रुप होता है तो उसमें शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम बड़े नज़दीक आ चुके हैं और मैं जल्द से जल्द दोस्तों आपकी जब एग्जाम चल रहे होंगे तो महा मैराथन क्लासों के साथ में तो मैं उन्हीं सवालों पर डिस्कशन करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं सवालों पर आप महा मैराथन क्लासों के साथ में आप सभी के सामने क्लास पेश करवाई जाएगी। तो दोस्तों, आप जुड़ जाइए, अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को मौका दीजिए इस सीरीज से जुड़ने का, इसलिए आपको शेयर करना भी आपका फर्ज बनता है दोस्तों। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए, बाय बाय।